नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ का वीडियो नंबर 1। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ क्या है? देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ एक वीडियो सीरीज़ है जो कि हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर वीडियो में 20 से 25 एमसीक्यूज़ लेके आएँगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 1 की। आज का हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कह रहा है ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। यानी कि यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है आपको वर्ड्स की। तो इस फ्रेज के लिए एक सिंगल वर्ड कौन सा हो सकता है उसको हमें चूज करना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, पहला है वेटरन, दूसरा है जीनियस और तीसरा है सीजन्ड और फोर्थ है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसमें सही वाला कौन सा होगा आइए समझते हैं, एक बार सबके मीनिंग्स को देख लेते हैं। पहला था हमारा वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति जो किसी काम या क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य करने में दक्ष हो गया हो। दूसरा है जीनियस, अत्यंत प्रतिभाशाली, असाधारण बुद्धिमत्ता या कौशल रखने वाला यानी एक स्किलफुल। अगला है सीजन्ड, अनुभवी, अभ्यास से परिपक्व, किसी कार्य में निपुण। और फोर्थ है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके। तो हमारा जो फ्रेज था वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था ए लॉन्ग पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा या कोई बिजनेस, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको एक लंबा अनुभव हो गया है, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया है किसके अंदर, किसी ऑक्यूपेशन। तो इसके लिए हमने ये सीखा था कि जो वेटरन है वो क्या कहता है, वो यही कह रहा है कि वो एक अनुभवी व्यक्ति है जो किसी काम या क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य करने में दक्ष हो गया हो। और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटरन, राइट आंसर। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम। टूम का मतलब होता है मकबरा। इसके ऑप्शंस हैं एपिथेट, दूसरा है एपिग्राफ, उससे अगला है सोलिलक्वी और लास्ट है एपिटैफ। एक बार इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण या उपनाम, जैसे कि हम बोलते हैं एलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, यानी कि उपाधि या उपनाम जो हमने किसी को दिया है उसको हम एपिथेट बोलते हैं। अगला है एपिग्राफ, शिलालेख, यानी कि जो पुरानी इमारतों पर या पत्थरों पर लिखा जाता है। थर्ड है सोलिलक्वी, जिसका मतलब होता है एकांत भाषण, यानी एकांत में दिया हुआ कोई स्पीच। फोर्थ है एपिटैफ, जिसका मतलब होता है समाधि लेख, कब्र पर लिखा गया वाक्य। इससे पहले जो एपिग्राफ था वो किसी इमारत या पत्थर के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जो कब्र पर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। तो अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम, यानी किसी मकबरे या इमारत पर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एपिग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफ। अगला है स्टिल्थली डन, जिसका मतलब होता है कोई काम चुपके से किया गया हो। तो उसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं डिवियस, निफेरियस, सरप्टिशस, विलनस। इनके मीनिंग्स होते हैं, डिवियस का मतलब होता है चालाक या टेढ़ा, निफेरियस का मतलब होता है दुष्ट या नीच, सरप्टिशस का मतलब होता है चोरी छिपे किया गया, और विलनस का मतलब होता है खलनायक या दुष्टता से भरा हुआ। तो स्टेल्थली यानी कि चोरी छुपे किया गया काम, उसके लिए क्या यूज होगा, सरप्टिशस, चोरी छिपे किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सरप्टिशस। अगला है विदाउट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे हम, पहला ऑप्शन दिया गया है डेसलेट, अगला है एब्सोल्यूट, थर्ड है सिक्योर और फोर्थ है प्रिमिटिव। अब देखिए, डेसलेट का मतलब होता है उजाड़, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या निरपेक्ष, और थर्ड यानी सिक्योर है उसका मतलब होता है सुरक्षित, और फोर्थ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या आदिम, यानी जो आदि मानव के जमाने से संबंधित हो। अब देखिए, विदाउट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म यानी कि जो सिक्योर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सिक्योर। अगला है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, यानी कि जो सही या गलत से कंसर्न ना हो, ना तो वो सही हो और ना ही वो गलत हो। ऑप्शंस दिए गए हैं मॉरल, एमोरल, इमोरल, इमोर्टल। तो इनके मीनिंग्स एक बार पता कर लेते हैं। तो मॉरल का मतलब होता है नैतिक, एमोरल का मतलब होता है नैतिकता से परे,
और इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, और इमोर्टल का मतलब होता है अमर, यानी जो कभी खत्म न हो या कभी ना मरे। तो यहाँ पर क्या था, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको गलत और सही से कोई मतलब ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एमोरल का मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है नैतिकता से परे। अब देखिए यहाँ पर इमोरल भी दिया गया है, लेकिन इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, ठीक है, यानी कि जो कंसर्न हो रोंग से, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही दिए गए हैं, राइट और रोंग दोनों से ही दूर है वो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमोरल। तो सही आंसर हो जाएगा एमोरल, जिसका मतलब निकल के आता है नैतिकता से परे। अगला है, ए पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अपोज मतलब जो वॉर का या फिर मिलिट्री फोर्स को अपोज करता है या उसको रोकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फैसिस्ट, पैसिफिस्ट, नार्सिस्ट और फैटलिस्ट। तो फैसिस्ट का मतलब होता है फांसीवादी तानाशाही का समर्थक, यानी कि एक तरह से जो तानाशाही का समर्थक हो। अगला है पैसिफिस्ट, जिसको कहा जाता है शांतिवादी या जो युद्ध का विरोध करे। अगला है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति, यानी जो सिर्फ अपनी ही प्रशंसा में आत्ममुग्ध रहे। इससे अगला है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, यानी जो भाग्य पे विश्वास रखता हो। तो हमारा जो वर्ड था, जो फ्रेज था, वो क्या कह रहा था, ए पर्सन हु अपोजेज, यानी उसको जिसको वॉर या फिर मिलिट्री फोर्स पसंद ना हो या उसको रोकने वाला हो। तो उसके लिए सही वर्ड होगा पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी जो युद्ध का विरोध करे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पैसिफिस्ट। अगला है सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिकाएं। सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग, ठीक है। एक बार इनको वर्ड्स को जान लेते हैं, फिर इसका मतलब हम समझेंगे। तो पहला वर्ड जो इसका दे रखा है वो है इमेजिनरी, दूसरा है स्पेक्यूलेटिव, थर्ड है स्क्रिलस, और फोर्थ है सार्केस्टिक। इनके मीनिंग्स हैं, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है अनुमानात्मक, और स्क्रिलस का मतलब होता है गाली गलौज भरा या अपमानजनक, और फोर्थ है सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब जो मजाकिया तौर पर किया गया हो या लिखा गया। तो यहाँ पर ये कह रहा था सीवियरली एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब है जो गाली गलौज से भरा हो, ठीक है। सीवियरली मतलब जो कि बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि पत्रिका के अंदर कोई ऐसा लेख जो कि सीवियरली एब्यूजिव हो। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है हमें, यहाँ पर ये जो वर्ड था स्क्रिलस, जो ये कह रहा था, इसका मतलब होता है गाली गलौज भरा या अपमानजनक। तो यही वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा स्क्रिलस। अगला है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन। इसके लिए वर्ड दे रखे हैं इन्वोकेशन, इन्वोल्यूशन, इनंडेशन या रिवोकेशन। इनके मीनिंग्स होते हैं, इन्वोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना या आवाहन, इन्वो इन्वोल्यूशन का मतलब होता है उलझाव या जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, और इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ या जल प्रलय। रिवोकेशन का मतलब होता है रद्द करना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन, यानी कि कॉल अपॉन यानी भगवान को बुलावा देना या उसका आह्वान करना, या फिर किसी देवता या किसी शक्ति का आह्वान करना, किसके लिए, मदद के लिए या प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने ये जो वर्ड देखा था, पहला वर्ड इन्वोकेशन, जिसका मतलब निकल के आ रहा था प्रार्थना या आह्वान। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इन्वोकेशन। अगला है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी कि डर। कैसा डर, बंद जगहों का डर। इसके ऑप्शंस हैं एगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया, पैरानोइया। इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। एगोराफोबिया खुले स्थान का डर, क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर, जीनोफोबिया विदेशियों का डर या नफरत, पैरानोइया का मतलब होता है वहम या मानसिक भ्रम। तो यहाँ पर पूछ रहा था किसका डर था, स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह जो चारों तरफ से बंद है और छोटी है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, क्लस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब बंद जगह का डर है। तो इसका सही आंसर होगा क्लस्ट्रोफोबिया। अगला है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो किसी ड्रग्स या किसी चीज के ऊपर एकदम डिपेंडेंट हो गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं एडमंट, एडिक्ट,
एडिक्ट, डेरलिक्ट। इनके मीनिंग्स होते हैं, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, एडिक्ट का मतलब होता है शाही या शाही आदेश। फिर है एडिक्ट जो ए से स्टार्ट होता है, उसका मतलब होता है आदि या विशेषकर नशे का। ठीक है। और फोर्थ है डेरलिक्ट जिसका मतलब होता है उजड़ा हुआ या परित्यक्त, यानी जिसका परित्यक्त मतलब जिसका त्याग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो किसी ड्रग्स के ऊपर या किसी चीज़ का एकदम आदी हो गया है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एडिक्ट वर्ड था जिसका मतलब होता है आदी या विशेषकर नशे का, यानी कि नशे का वो आदी हो गया है, तो उसके लिए सही आंसर होगा एडिक्ट। अगला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं लिंग्विस्टिक, पॉलीग्लोट, ट्रांसलेटर, फोनिटिशियन। यहाँ पर लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाविद, यानी कि जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। ठीक है। पॉलीग्लोट होता है बहुभाषी, यानी जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगला है ट्रांसलेटर जिसका मतलब होता है अनुवादक, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है। फोनेटिशियन का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। आइए एक बार इनके वर्ड्स को, इन वर्ड्स के मीनिंग्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए लिंग्विस्टिक यानी कि जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। ठीक है। ये बहुत सारी भाषाएं बोल भी सकता है, लेकिन इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। पॉलीग्लोट मतलब ज्ञान भले ही ना हो लेकिन बोल सकता हो। ठीक है। ज्ञान का मतलब इसमें आता है उस भाषा की वोकैब और ग्रामर का उसको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, लिंग्विस्ट है। पॉलीग्लोट मतलब वो सिर्फ भाषा को बोलना जानता है, ये स्किल बेस्ड है। ठीक है। जो पॉलीग्लोट है यानी उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं बोलनी, और जो लिंग्विस्ट है उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, हो सकता है वो उन भाषाओं को बोल भी सकता हो। अगला है ट्रांसलेटर, यानी कि जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर दे। उसके बाद है फोनेटिशियन जिसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञानी, यानी किसी भाषा के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको कैसे, किसी भाषा में कोई वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है वो जानता है फोनेटिशियन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वन हु नोज, जो जानता है यानी उसको ज्ञान है बहुत सारी लैंग्वेजेस का, तो वो कौन है, वो है लिंग्विस्ट। अगला है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता हो या फिर ना मानता हो। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है बोहेमियन, आर्टिजन, पार्टिजन और फिजिशियन। बोहेमियन का मतलब होता है असामाजिक या नियम न मानने वाला। आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। पार्टिजन का मतलब होता है पक्षपाती। और फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर या वैद्य। तो यहाँ पर जो किसी भी सोशल लाइफ को ना माने उसके लिए क्या यूज करना है हमें, असामाजिक है वो, या फिर नियम को न मानने वाला है, तो वो क्या है, बोहेमियन। इसका आंसर हो जाएगा बोहेमियन। अगला है प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज को दूसरी चीज के साइड में रखना। उसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है इम्पोज, रिपोज, जक्टापोज और एक्सपोज। मीनिंग्स हैं, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, रिपोज का मतलब होता है विश्राम करना, और जक्स्टापोज का मतलब होता है साथ साथ रखना, और एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। तो यहाँ पर इसके लिए सही वर्ड होगा प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, यानी कि एक चीज के साइड में दूसरी रखना, उसके लिए होगा जक्स्टापोज। अगला है टू थ्रो या ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स फ्रॉम ए शिप या एयरक्राफ्ट। देखिए कई बार क्या होता है, पानी के अंदर कोई शिप है, ठीक है, तो उसको हल्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ सामान है उसको हमें वापस समुद्र के अंदर फेंकना पड़ता है। ऐसा ही एयरक्राफ्ट के लिए भी हो सकता है कि हवाई जहाज को अगर हल्का करना है, ठीक है, तो हमें सामान को नीचे गिराना होगा ताकि उसमें उसका भार कम हो सके। तो उसके लिए जो वर्ड है वो कौन सा है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो हैं कैप्साइज, एंथ्रॉल, ओवरटर्न और जेटिसन। कैप्साइज का मतलब होता है उलटना या पलटना, एंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित करना, और ओवरटर्न का मतलब होता है पलटना, और जेटिसन का मतलब होता है भार उतारना या समुद्र में फेंक देना। तो इसका सही वर्ड है जेटिसन। अगला है वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत ही अस्त व्यस्त है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं एजिटेशन, रिवॉल्यूशन, पेंडिमोनियम और स्टर। मीनिंग्स जानते हैं इनके। एजिटेशन जिसका मतलब होता है आंदोलन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और पेंडिमोनियम का मतलब होता है हंगामा या कोलाहल, और स्टर का मतलब होता है हलचल। अब यहाँ पर जो फ्रेज था वो था वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, यानी ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत ही नॉइसी है, एकदम हंगामा हो रखा है चारों ओर, सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो उसके लिए हमने पढ़ा पेंडीमोनियम। पेंडीमोनियम का मतलब होता है हंगामा या कोलाहल। तो इसका सही आंसर होगा पेंडीमोनियम। अगला है पोजेसिंग कंप्लीट पावर,
यानी कि एक तरह से पूरी पावर को पोजेस करना। इसके लिए जो वर्ड्स दे रखे हैं वो हैं ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनिफिशेंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी कि जिसको सारा का सारा ज्ञान है। ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब है सर्वव्यापी, यानी जो हर जगह है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह है। और ओमनिफिशेंट का मतलब होता है सर्वसृजनशील। सर्वसृजनशील का मतलब है जो सब कुछ बनाता है, सब कुछ बनाने वाले को बोलते हैं ओमनिफिशेंट। अब यहाँ पर ये पूछ रहा था पोजेसिंग कंप्लीट पावर, यानी जिसके पास सारी पावर है, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन है? वो है ओमनीपोटेंट। और इसका सही आंसर होगा ओमनीपोटेंट। अगला है ए डॉक्टर विच इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस, यानी ऐसा डॉक्टर जो कि स्किन की बीमारियों को ठीक करता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं एनोडर्मिक, फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट। एनोडर्मिक होता है बिना त्वचा का, यानी जिसके पास स्किन ना हो। फिजिशियन का मतलब होता है वैद्य या डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ। और फिजिसिस्ट का मतलब होता है भौतिक वैज्ञानिक, यानी जो कि फिजिक्स का ज्ञाता है या जिसको फिजिक्स की नॉलेज है। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो स्किन की डिजीज को ठीक करता है, या त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। तो इसका सही आंसर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। इसके लिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं सेंट, रिक्लूज, प्लेंटिफ या रस्टिक। तो सेंट का मतलब होता है संत, रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, प्लेंटिफ का मतलब होता है मुकदमा करने वाला या मुकदमा दर्ज करने वाला, किसी के खिलाफ मुकदमा करने वाला। रस्टिक का मतलब होता है देहाती। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, यानी जो सोसाइटी से दूर रहकर कहीं अकेला रहता है, तो कौन है? एकांतवासी, यानी रिक्लूज है। तो सही आंसर होगा रिक्लूज। अगला है आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स विद क्ले। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं पोटिंग, सिरेमिक्स, क्रॉकरी और डायनेमिक्स। पोटिंग का मतलब होता है बर्तन बनाने की कला, सिरेमिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तनों की कला, और क्रॉकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, और डायनेमिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जो कि गति से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है? पोर्ट्स और ब्रिक्स बनाने की कला को हम बोलेंगे सिरेमिक्स। मिट्टी के बर्तन या फिर ईंटें बनाने की कला होती है सिरेमिक्स। अगला है लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर जो रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहला वर्ड है कंकरेंट, कंटेम्परेरी, कोइटर्नल और कॉन्कोमिटेंट। कंकरेंट का मतलब होता है एक साथ घटने वाला, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, और कोइटर्नल का मतलब होता है सह अनादि, और कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है सहवर्ती। तो यहाँ पर ये जो कंकरेंट था इसका मतलब है कि घटनाओं से संबंधित है, कि दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो वो क्या हैं? कंकरेंट हैं। और कंटेम्परेरी समकालीन, यानी कि दोनों का काल सेम है। ठीक है, अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें तो दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ है या एक ही काल में हुआ है, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी। उसके बाद है कोइटर्नल, जिसका मतलब होता है सह अनादि, यानी कि जो जिनकी शुरुआत भी साथ हुई थी और जिनका अंत भी साथ होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोइटर्नल, यानी कि जो शुरुआत से ही एक साथ हैं। उसके बाद है कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है सहवर्ती, यानी कि जो एक साथ चल रहे हैं, समय की धारा के साथ एक साथ चल रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कॉन्कोमिटेंट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है लिविंग एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो दो व्यक्ति अगर एक ही काल में या एक ही समय पर जिंदा हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो अकबर था, मुगल शासक अकबर, वो किसका कंटेम्परेरी था? वो तुलसीदास जी का कंटेम्परेरी था। यानी कि अकबर और तुलसीदास समय के एक काल में दोनों एक साथ जिंदा थे। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? कंटेम्परेरी थे। अगला है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली के रूलर्स का जो सक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं डायनेस्टी, लीनिएज, एंसेस्ट्री, प्रोजनी। तो इनके मीनिंग्स हैं डायनेस्टी मतलब राजवंश, लीनिएज मतलब वंशावली, और एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज परंपरा, और प्रोजनी मतलब है संतान। देखिए राजवंश यानी कि किसी राजा का वंश,
राजा का आगे का वंश। और लीनिएज मतलब वंशावली, किसी भी इंसान का वंश। एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज परंपरा, यानी कि किसी के भी जो पूर्वज हैं उसको हम एंसेस्ट्री बोलेंगे। और प्रोजनी मतलब संतान, यानी कि किसी की भी प्रोजनी मतलब संतान, यानी कि किसी भी इंसान की जो संतान है उसको हम बोल सकते हैं प्रोजनी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, सक्सेशन ऑफ रूलर्स, यानी कि किसकी बात कर रहा है, किंग की बात कर रहा है। तो रूलर तो किंग ही होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राजवंश। तो उसके लिए सही वर्ड है डायनेस्टी। अगला है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। अगला है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, यानी किसी चीज को दो भागों में काटना। इसके लिए जो वर्ड दिए गए हैं वो है सीवियर, स्यूअर और सेवर या फिर सो। इनके मीनिंग्स हैं, सीवियर का मतलब होता है गंभीर या तीव्र। स्यूअर का मतलब होता है नाला, ठीक है, जिसको हम सीवर भी बोल देते हैं। उसके बाद है सेवर, जिसका मतलब होता है अलग करना, दो भागों में या काट देना। उसके बाद है सो, जिसका मतलब भी काटना होता है। तो यहाँ पर दो भागों में काटने को बोलेंगे सेवर, तो यानी टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, इसके लिए आएगा सेवर। अगला है फ्लैट मेटल पासलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज मेमोरियल। इसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है टेबलाइड, पोस्टर, बोर्ड, प्लैक। टेबलाइड का मतलब होता है छोटा अखबार, ठीक है, या टैबलेट भी जिसको हम बोलते हैं। पोस्टर, बोर्ड, इसको हम तख्ती भी बोल सकते हैं। प्लेक, स्मृति पट्टिका। तो यहाँ पर ये जो फ्लैट मेटल या पासलीन प्लेट होती है उसको हम सजावट के तौर पर दीवार पर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मृति पट्टिका या फिर प्लेक। अगला है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी टू मेक मनी, यानी किसी को धोखा देना, धोखा देकर पैसे कमाना। उसके लिए जो वर्ड दिए गए हैं वो है फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट या फिर थेफ्ट। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा, या थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। तो यहाँ पर धोखाधड़ी से पैसे कमाना, इसका मतलब होता है फ्रॉड, तो इसका सही वर्ड होगा फ्रॉड। अगला है ए शॉर्ट पोयम और स्पीच आफ्टर ए ड्रामा। जिसके लिए जो वर्ड दिए गए हैं वो हैं प्रोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग और मोनोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रारंभिक परिचय, डायलॉग का मतलब होता है संवाद और एपिलॉग का मतलब होता है समापन भाषण, और मोनोलॉग का मतलब होता है एक आलाप। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच आफ्टर ए ड्रामा, यानी कि आफ्टर बाद में, उसके लिए क्या यूज होगा, समापन भाषण। प्रोलॉग था प्रारंभिक परिचय, यानी कि जो किसी भी ड्रामा या पोयम के स्टार्टिंग में दिया जाता है उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं। डायलॉग यानी कि दो लोगों के बीच में जो संवाद होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में। और मोनोलॉग यानी जब कोई अकेला ही बोले उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर समापन भाषण इसका सही उत्तर होगा, जिसका मतलब होता है एपीलॉग। तो अगले वीडियो में हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे एमसीक्यूज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।